Assalamu alaikum. I am Javeria Asghar. Today the topic of our discussion is sample separation in HPLC. First of all, let's have a look on the introduction of HPLC. Basically, HPLC is a high performance liquid chromatography. इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्राइस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दोनों टेक्निक्स एप्लीकेबल होती हैं। ये टेक्निक जो है सैम्पल मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए और इनको क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है जिसमें मोबाइल फेज़ जो है वो हमारे पास क्या होती है, लिक्विड होती है। अब जैसे नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी कि इसमें मोबाइल फेज़ क्या है, लिक्विड है। और हाई परफॉर्मेंस का क्या मतलब हुआ कि it has high resolution power, mean ability to distinguish between two components। ठीक है कि दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की एबिलिटी, इनको डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन पावर। ठीक है, HPLC में अब जो सेपरेशन होनी है वो किस बेसिस पे होनी है, जो कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है वो किस बेसिस पे करना है, वो करना है हमने पोलैरिटी की बेसिस पे। तो पोलैरिटी क्या होती है? Basically, polarity is the tendency of molecule to like और dislike water। ठीक है, अगर तो मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर है तो वो क्या करेगा, वो क्या होगा, वो वाटर लविंग होगा। सो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक। क्या मतलब हुआ इस सब का कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं और उन्हें हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और वो वाटर रिपेलेंट होते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है और ये डेवलप हुई थी 1970s में। और इसका जो टोटल सेपरेशन टाइम होता है ये 5 to 10 मिनट्स होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा घंटे या बहुत दिन नहीं लेता। ये इजीली मतलब हम 5 to 10 मिनट्स में इसमें सेपरेशन कर सकते हैं कंपोनेंट्स की, इसलिए ये काफ़ी यूज़फुल टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आती हैं सेपरेशन की HPLC में। तो ये सिर्फ दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेपरेशन, सेकंड जो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। मोड ऑफ सेपरेशन की बात करें तो फर्दर टू टाइप्स में से डिवाइड किया जाता है, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन की बात करें तो इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मोलिक्यूलर और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेशनरी फेज़ है वो कंबाइन होती है मोबाइल फेज़ के साथ कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। जो स्टेशनरी फेज़ नॉर्मल फेज़ क्रोमेटोग्राफी में होती है वो पोलर नेचर की होती है, जिसमें सिलिका वगैरह, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एलुमिनियम ऑक्साइड वगैरह आती हैं, जबकि जो नॉन पोलर होती है वो मोबाइल फेज़ होती है। ठीक है, यानी कि इसमें स्टेशनरी फेज़ जो है वो पोलर नेचर की है और जो मोबाइल फेज़ है वो नॉन पोलर नेचर की है। और मोबाइल फेज़ में इसमें हेप्टेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और जो क्लोरोफॉर्म, मेथनॉल वगैरह इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब जो किस रेट पे, किस बेसिस पे सोल्यूट मॉलिक्यूल जो हैं वो माइग्रेट करते हैं HPLC कॉलम में थ्रू पोलैरिटी के बेसिस पे ये मूव करेंगे। अब इसमें इसके प्रोसेस में होगा क्या कि जो कॉलम है उसे सिलिका पार्टिकल्स के साथ फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक पैक्ड कॉलम बन जाएगा स्टेशनरी फेज़ के साथ। सिलिका हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है। ठीक है, तो सिलिका क्या है, हमारे पास पोलर नेचर का है। ठीक है, स्टेशनरी फेज़ हम पहले ही बात कर चुके हैं ना कि पोलर नेचर की होगी, तो सिलिका क्या है, हमारे पास पोलर है। तो जो पोलर कंपाउंड्स होंगे वो स्लोली ट्रैवल करेंगे और इल्यूट भी एंड पे होंगे। क्योंकि इनकी जो अफिनिटी है स्टेशनरी फेज़ के साथ वो ज़्यादा होगी। अफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो ट्रैवल भी कम कर सकेंगे और इल्यूट भी एंड पे होंगे। ठीक है,
जबकि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो इजीली ट्रैवल कर सकेंगे, इल्यूट भी जल्दी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एफिनिटी जो है स्टेशनरी फेज़ के साथ वो कम थी। ठीक है, तो ये टेक्निक है जो ज़्यादातर आइसोमर्स की सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है और फार्मास्यूटिकल सेपरेशन में इसका कम यूज़ होता है। ये नॉर्मल फेज़ HPLC की डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें मोबाइल फेज़ जो है वो नॉन पोलर है, स्टेशनरी फेज़ जो है वो पोलर है, हाइड्रोफिलिक है। तो किस तरह से ये मोबाइल फेज़ रन करेगी थ्रू स्टेशनरी फेज़, ये दिखाया गया है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये देखो जो सिलिका मॉलिक्यूल है ये हमारे पास क्या था, पोलर इन नेचर था। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये स्टेशनरी फेज़ है। ठीक है ना, तो ये पोलर इन नेचर है, तो ये क्या करेगा, पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर बाइंड कर लेगा या अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली पास आउट हो जाएंगे इस स्टेशनरी फेज़ के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड कर गए हैं सिलिका मॉलिक्यूल के साथ जो कि पोलर है, और जो नॉन पोलर हैं वो मूव आउट हो गए हैं। ठीक है, ये भी नॉर्मल फेज़ क्रोमेटोग्राफी की जो पैकिंग मटेरियल है वो दिखाया गया है कि जो सिलिका जेल है वो पैकिंग मटेरियल में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसके ये एज अ रेडिकल एक्ट करेगा और ये एज अ एक्टिव साइट एक्ट करेगा, जो बाइंड कर लेगा अपने साथ कंपोनेंट्स को और सेपरेट को, और सैंपल को इस तरह से सेपरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल फेज़ क्रोमेटोग्राफी की जो है मोबाइल फेज़ सॉल्वेंट्स है, उसकी लिस्ट है कि कौन कौन से मोबाइल फेस सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में। वो एनहेक्सीन है, आइसोओक्टेन है, क्लोरोफॉर्म है, डाइक्लोरोमीथेन है, इथाइल एसीटेट है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और टेट्राहाइड्रोफेरान है, डायोक्सीन है, एसीटोनाइट्राइल है, एथेनॉल है, मेथनॉल, अमाइंस और एसिड्स हैं। ये सारे मोबाइल फेस सॉल्वेंट्स हैं नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी के। ठीक है, अब ये नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी यूज़ कहाँ की जाती है। नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी बेसिकली जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स होते हैं जो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकते, उनके लिए जो है वो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी यूज़फुल रहती है कि उनको सेपरेट करने के लिए नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। और उनको और ऐसे जो कंपाउंड जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते या जो उनमें डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको भी सेपरेट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है, और इसको आइसोमर्स की सेपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेशनरी रिवर्स फेज़ क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेज़ क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास स्टेशनरी फेज़ जो है वो नॉन पोलर नेचर की होती है, जिसमें एन ऑक्टाडिसाइल, एन ऑक्टाइल और इथाइल फिनाइल डायोल हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स वगैरह आते हैं। जबकि जो हमारे पास मोबाइल फेज़ होती है वो पोलर नेचर की होती है, जिसमें मेथनॉल, एसीटोनाइट्राइल, वाटर बफर्स और डायोक्सिन्स वगैरह आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है मॉडिफाइड सिलिका यूज़ की जाती है एज अ स्टेशनरी फेज़। वो क्या मतलब, सिलिका यहाँ पे मॉडिफाइड का क्या मतलब है, वहाँ पे हमने यूज़ क्या की थी, वहाँ पे हमने पोलर नेचर की सिलिका को यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे हमें अब क्या रिक्वायर है, नॉन पोलर नेचर सिलिका की रिक्वायर है। तो नॉन पोलर कैसे की जाएगी, सिलिका C18 मॉलिक्यूल को नॉन पोलर सिलिका कहते हैं। ठीक है ना, तो टिपिकली जो है वो 8 और 18 कार्बन्स जो हैं, C8 और C18 कार्बन्स जो हैं वो सिलिका के साथ ऐड की जाती हैं और वो नॉन पोलर नेचर की सिलिका बन जाती है, सिलिका C18। इसमें होता क्या है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली ट्रैवल कर जाएंगे और एल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एफिनिटी जो है वो स्टेशनरी फेज़ के साथ कम होगी। जबकि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो आहिस्ता ट्रैवल करेंगे, एल्यूट भी एंड पे होंगे, क्योंकि इनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया गया कि मोबाइल फेज़ जो है हमारे पास पोलर है, स्टेशनरी फेज़ हमारे पास नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये मोबाइल फेज़ किस तरह से स्टेशनरी फेज़ के थ्रू रन करेगी। अब यहाँ पे होगा क्या कि सिलिका C18 मॉलिक्यूल हमारे पास अब क्या है, नॉन पोलर नेचर का है। तो अब क्या होगा कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस सिलिका C18 के ऊपर
बाइंड हो जाएंगे या एडजॉर्ब हो जाएंगे, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली पास कर जाएंगे स्टेशनरी फेज के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे देखें जैसे पे नॉन पोलर जो है वो मॉलिक्यूल्स वो बाइंड हुए हुए हैं, और जो पोलर हैं वो इल्यूट आउट हो गए हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि रिवर्स फेज जो HPLC है ना, ये ज़्यादा यूज़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फेज HPLC। अब इसकी रीज़न क्या है कि रिवर्स फेज जो है HPLC ये इजीली यूज़ की जा सकती है। इसमें जो हाइड्रोफोबिक नेचर की स्टेशनरी फेज़ मौजूद होती है, जिसके थ्रू जो वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं हम सेपरेट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अबाउट 70 to 80% जो एनालाइट्स हैं उनको रिवर्स फेज HPLC के थ्रू मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेपरेशन की टाइप आती है, जिसमें प्रिंसिपल बेस्ड जो है टाइप, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टेशनरी फेज पे डायरेक्टली एड्जॉर्ब होते हैं। सर्टेन सॉलिड मटेरियल्स मीन जो एड्जॉर्बेंट्स हैं, यानी कि जो स्टेशनरी फेज है मॉलिक्यूल्स को होल्ड करती है अपनी सरफेस के ऊपर, ठीक है। एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में यूजली अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वॉन्डरवॉल्स इंट्रैक्शंस जो हैं मौजूद होती हैं, जिनके थ्रू एड्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है सिलिका एज अ एड्जॉर्बेंट यूज़ की जाती है, ठीक है। SiOH जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, जिसे सिलानॉल कहते हैं, ठीक है। SiLenol सिनानॉल कहते हैं। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, सैंपल में मौजूद जो अदर फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, उन्हें क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। सिलिका में मौजूद जो सिलानॉल फंक्शनल ग्रुप है, ये सैंपल के अंदर जो मौजूद दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे इनको इंटरेक्ट करेगा। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट अफिनिटीज़ के अकॉर्डिंग अब एड्जॉर्बेंट के साथ जो हैं वो बाइंड करते हैं, ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूल की इंट्रैक्शन कम है एड्जॉर्बेंट के साथ तो वो पास हो जाएगा, ठीक है, मतलब पास आउट हो जाएगा जल्दी। जबकि जिनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना, वो स्लोली पास होगा और एंड पे रिलीज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयन की बेसिस पे प्यूरिफिकेशन होती है, ठीक है। मोबाइल फेज़ इसमें जो है वो यूजली बफर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसे सैंपल के साथ जो मिक्स करके कॉलम के थ्रू रन करवाया जाता है, ठीक है ना। कॉलम के अंदर जो है वो स्टेशनरी फेज़ मौजूद होती है, जो कि रेजिन है, सॉलिड एड्जॉर्बेंट मटेरियल है रेजिन। ये बीड लाइक स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे रेजिन बोलते हैं, ठीक है। रेजिन्स जो हैं ये चार्ज कैरी करते हैं, सो रेजिन्स के बेसिस पे हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिन के बेसिस पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दो तरह की हो जाती है, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। अगर तो बीड मतलब कि रेजिन नेगेटिवली चार्ज है, अगर वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती है तो क्या होगा कि हम इसे कहते हैं कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है रेजिन तो इसे हम कहेंगे एनायन एक्सचेंजर। मतलब कि मोबाइल फेज़ में मौजूद ऑपोजिट चार्ज सॉल्यूशन आयंस जो हैं वो रेजिन की तरफ अट्रैक्ट होंगे थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। अगर जो है एनायन एक्सचेंजर है, मतलब अगर एनायन एक्सचेंज तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो बीड है, जो रेजिन है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके साथ नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है ना। और जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है नेगेटिवली चार्ज, उसको अब कौन रिप्लेस करेगा, जो सैंपल में मौजूद नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है ना, वो इसे रिप्लेस करेगी, ठीक है। मतलब एनायंस का एक्सचेंज हुआ ना, नेगेटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस कर लिया। कौन सा नेगेटिव चार्ज, जो सैंपल में मौजूद प्रोटीन्स का नेगेटिव चार्ज था, उसने किस नेगेटिव चार्ज को एक्सचेंज किया, जो उसके अंदर था, जो फंक्शनल ग्रुप जो साथ अटैच था ना, पॉजिटिवली चार्ज बीड के साथ जो उसका फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव मौजूद था,
उसके साथ रिप्लेस हुआ सैंपल का नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनाइन की एक्सचेंज हुई, एनाइन एक्सचेंज हुए ना, तो इसे हम कहेंगे एनाइन एक्सचेंजर। अब कैटायन एक्सचेंजर पे आते हैं कि अब कैटायन एक्सचेंजर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें बीड जो है वो नेगेटिव हुआ, नेगेटिवली चार्ज हुआ, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच हुआ, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। तो सैंपल में मौजूद पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन होगी इस पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, यानी कैटायन एक्सचेंज हो गए। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज हो गए मतलब तो फिर हम इसे कहेंगे कैटायन एक्सचेंजर। इसके बाद क्या होगा, फिर एल्यूशन होगी। एल्यूशन बफर को यूज़ करते हुए जो रेज़न के साथ इनके बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये एल्यूशन बफर और प्रोटीन्स जो हैं इस तरह से हम एंड पे एल्यूट कर लेंगे। ठीक है, मतलब एल्यूशन बफर क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड बने हुए थे इनके उनको ब्रेक कर देगा और प्रोटीन्स को एल्यूट आउट कर देगा। मतलब एल्यूशन बफर ने क्या करना है कि जो बीड्स के साथ रेजिन्स के साथ आके जो प्रोटीन्स अटैच हो गई थी अब उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना है और इस प्रोटीन्स को एल्यूट आउट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर और साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक में साइज़ के बेसिस पे सेपरेशन की जाती है। ठीक है, स्मॉल या लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेज़ जो होती है वो लिक्विड होती है। स्टेशनरी फेज़ कॉलम में मौजूद होती है जो कि यूजली डेक्स्ट्रॉन या एगरोज वगैरह को यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, जिस सैंपल को हम प्योरीफाई करना चाहते हैं उस सैंपल को हमने बफर के साथ मिक्स करके कॉलम पे लोड करवाना है। ठीक है ना, जिस सैंपल को हम प्योरीफाई करना चाह रहे हैं ना उसको बफर के साथ मिक्स करके कॉलम पे लोड करते हैं। ठीक है, सैंपल के जो लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो रेजिन बेड्स के अंदर एंटर नहीं कर पाते। अब देखें ना कि जो लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेजिन्स जो होंगे वो रेजिन तो है, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर जो सैंपल के लार्ज मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स होंगे वो उनके अंदर तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो लार्ज इन साइज़ हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते, तो वो क्या होते हैं कि वो इल्यूट आउट हो जाते हैं ईजीली। ठीक है, जबकि जो स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेजन में एंटर होके स्ट्रक हो जाती हैं। ठीक है, और बहुत स्लोली मूव करती हैं, यानी कि ये एंड पे इल्यूट आउट हो जाती हैं। इस तरह से सेपरेशन का प्रोसेस होता है कि यानी कि जो लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले इल्यूट आउट हो जाते हैं और जो स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल्स हैं वो बाद में इल्यूट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेजिन के अंदर स्ट्रक आउट हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जो सेपरेशन है वो एंड पे होती है। ठीक है, ये दिखाया गया है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल एनाइंस हैं कैटाइंस के करीब आते हैं जो कोवलेंटली अटैच हैं स्टेशनरी फेस के साथ। ठीक है, और एनायन एक्सचेंज रेजिन जो है ये जो ओनली एनाइंस कैन बी अट्रैक्टेड टू इट, ओनली एनाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में लार्ज मॉलिक्यूल्स जो देखें एक्सक्लूड हो गए हैं, उसके बाद जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक्सक्लूड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इंट्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है कि इसमें स्टेशनरी फेज़ जो है वो मॉडिफाइड रेजिन होती है यानी कि सॉलिड, और जो मोबाइल फेज़ होती है वो लिक्विड होती है, सॉल्वेंट या बफर वगैरह। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंट्रैक्शन के बेसिस पर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो अब देखें कि जैसे अब इंट्रैक्शन अब कैसे कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंट्रैक्शन कैसे, जैसे एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है, इसी तरह मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, और सेपरेशन की जाती है। मॉडिफाइड रेजिन का क्या मतलब है, अब यहाँ सपोज़ अगर हम एंटी बॉडी को प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो उस केस में हम उस तरह का रेजिन यूज़ करेंगे जिसके साथ एंटीजन अटैच हो। ठीक है ना, अब हम एंटीबॉडी को हमने अगर हम प्यूरिफाई करना है तो उसके साथ कोई एंटीजन भी तो होना चाहिए ना,
तो हमने रेजिन ही उस तरह का यूज़ करना है जिसके साथ हमारे पास एंटीजन अटैच हो, ताकि ये उस एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर सकें, ठीक है ना। सो यहाँ रेजिन के साथ जो है एंटीजन अटैच है, इसलिए इसे मॉडिफाइड रेजिन कहा गया है, ठीक है ना। रेजिन तो मतलब वही ना, हम स्मॉल बीड्स की बात की थी, तो अब यहाँ पे जब उसके साथ एंटीजन अटैच हो गया तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये मॉडिफाइड रेजिन है, ठीक है। इसमें होता क्या है प्रोसेस में कि सैंपल जो है, सैंपल को कॉलम पर लोड करते हैं। सो सैंपल के जो मॉलिक्यूल हैं वो मॉडिफाइड रेजिन के साथ अफिनिटी शो करते हैं ना, वो बाइंड हो जाएंगे उसके साथ, और दूसरे जो हैं वो कॉलम में ही रन करेंगे, ठीक है। जो मॉडिफाइड रेजिन के साथ जो है कुछ तो जो हैं वो बाइंड हो गए ना रेजिन के साथ, मॉडिफाइड रेजिन के साथ, और जो बाकी हैं वो वैसे ही कॉलम में मूव करेंगे, जिन्हें वॉश कर लिया जाएगा बाद में, ताकि वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं जो एक्स्ट्रा हैं वो रिमूव आउट हो जाएं, और बाद में हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारे पास वो प्रोटीन रह जाएगी, ठीक है, रेलिवेंट प्रोटीन, जिसे हम मूव आउट करवाना चाहते हैं, जिसे हम इल्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब कौन सी प्रोटीन हमारे पास रह गई है, कौन सा हमारे पास वो मटेरियल रह गया है जो रेजिन के साथ प्रोटीन बाइंड थी ना, अब सिर्फ वो रह गई है, क्योंकि बाकी तो हमने इल्यूट आउट कर लिया है वॉशिंग के थ्रू, ठीक है। जो रेजिन के साथ बाइंड है, फिर हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन बफर सोल्यूशन को यूज़ करके इन बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा और प्रोटीन को इल्यूट कर लिया जाएगा। अब मतलब पहले क्या हुआ कि रन करवाया सैंपल को, ठीक है, फिर जो मॉलिक्यूल है वो मॉडिफाइड रेजिन के साथ जिन मॉलिक्यूल्स ने एफिनिटी शो की उनके साथ बाइंडिंग हो गई, ठीक है ना, और जो बाकी बच गए वो वैसे ही रन करते रहे कॉलम के अंदर, जिन्हें हमने वॉश कर लिया। फिर हमारे पास जो है वो रेलिवेंट प्रोटीन जो रेजिन के साथ अटैच थी सिर्फ वो बच गई। अब हमने प्रोटीन को इल्यूट आउट करवाना है, तो हमने क्या करना है, हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन जो बफर सोल्यूशन होगा उसे रन करवाना है कॉलम के अंदर, जो क्या करेगा, जो उस प्रोटीन के और मॉडिफाइड रेजिन के जो दरमियान बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक कर देगा, और जो हमारे पास इजीली प्रोटीन है वो इल्यूट आउट हो जाएगी, हमें प्रोटीन मिल जाएगी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माय लेक्चर। थैंक यू सो मच।